ये नहीं पता तो वो अनडेफिनेट चीज पे आ जाएगा, अनसर्टेनिटी पे आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर होता है ये शर्त लगाना एक तरह से कि भाई ये काम होगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, ये नहीं हुआ तू मेरे को 100 रुपये दे दियो। ठीक है, इस तरीके के काम ये भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए वेजर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में वेजर एक एग्रीमेंट होता है बाय विच, जिसके अंदर वन प्रॉमिस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द अदर पार्टी प्रॉमिस टू पे द सेम एज स्पेसिफाइड अमाउंट इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर ये काम हुआ तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम मुझे इतने पैसे दे देना। ठीक है, ठीक है, हम तो शर्त लगाते हैं, जैसे शर्त लगाते हैं हम, अगर आज बारिश आएगी, मैं अगर आने के फेवर में हूँ, अगर बारिश देख लो अगर आज बारिश आएगी, ठीक है, अगर बारिश आई तो तुम मुझे 100 रुपये देना, अगर बारिश नहीं आई क्योंकि तुम ना आने के फेवर में थे, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ठीक है, ये होते हैं ना, ये वेजर एग्रीमेंट होते हैं। Wagering agreement are those in which there is a promise to pay money or money is worth in the event of uncertainty become a certain। जब एक uncertainty अनिश्चितता में बदल जाती है तो कुछ अमाउंट पे किए जाते हैं। An event is deemed to be an uncertainty when it is yet to be occur, or if it is already occurred, the parties that agreed to do not know the result of the occurrence। पार्टीज को रिजल्ट का नहीं पता होता कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फीचर्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट फीचर देखो, an examination of what has been discussed above would reveal the following to be features as a wagering agreement। देखो wagering agreement के characteristics features क्या होते हैं, आ सकता है क्वेश्चन ये कि wagering agreement के features बताइए। ए वेजरिंग एग्रीमेंट हैज़ ए प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। वेजरिंग एग्रीमेंट ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे पे करूंगा और पैसे के वर्थ की कोई चीज़ पे करूंगा। ठीक है, द एग्रीमेंट इज कंडीशनल ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। एग्रीमेंट बेस होता है एक इवेंट होने और ना होने के बेस पे, बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, ईच पार्टी टू ए वेजर इक्वली स्टैंड्स टू विन और लॉस। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना विन की और लॉस की सेम ही होती है, 50-50 लगा लो। अगर बारिश आई तो एक बंदा जीतेगा, नहीं आई दूसरा हारेगा। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी हो गई। नाइदर पार्टी टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट हैज़ एनी कंट्रोल ऑन द आउटकम ऑफ द इवेंट वन वे और द अदर। कोई भी पार्टी के पास वेजरिंग एग्रीमेंट जो कर रहा है उसकी कंट्रोल नहीं होता आउटकम का, कि इसका आउटकम जो आएगा क्या आएगा, क्योंकि वो क्या है, अनसर्टेनिटी पे बेस है। इफ वन ऑफ द पार्टी हैज सच कंट्रोल ऑन द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, द ट्रांजेक्शन डज नॉट हैव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड द एग्रीमेंट इज नॉट अ वेजर। अगर एक बंदे का दूसरे जो इवेंट है उसके ऊपर अगर उसका कंट्रोल है तो वेजर एग्रीमेंट कहलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी पे बेस है वेजर एग्रीमेंट। द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज complete till the happening of the event about which the wager has been made। जब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया वो इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक जिस चीज़ के बेस पे, जिस अनसर्टेनिटी को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो हैपनिंग नहीं होती। यानी कि देखो अगर ये बोला गया है कि आज 2 बजे तक, आज दिन में 2 बजे तक बारिश आएगी, तो 2 बजे तक हम वेट करेंगे, तो 2 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। आफ्टर 2 यानी 2 बजने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर बारिश आ गई तो एक बंदा जो जिसने लगाई थी आने के हकदार जो था वो जीत जाएगा, और नहीं आई तो जो ना आने का हकदार था वो जीत जाएगा। ठीक है, तो 2 बजे तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। Neither party should have any interest in the occurrence or non-occurrence of the event other than the sum or stake that he will win or lose। कोई भी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक, देखो हमने शर्त लगाई है। शर्त किस बेस पे लगाई है कि कोई या तो पैसे दिए जाएंगे या फिर पैसे की वर्थ की कोई चीज़ दी जाएगी, तो उसी के बेस पर क्या होता है, वो इवेंट का हैपनिंग होना और ना हैपनिंग होना किसी का इंटरेस्ट होगा पार्टी में। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, देखो क्या है इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स ये होते हैं देखो कि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हुई, ठीक है, और अब हैपनिंग पे डिपेंड है सारा सब कुछ, ये इवेंट
अकर हुआ है और नॉन अकर हुआ, अकरेंस और नॉन अकरेंस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर एक पार्टी, मतलब सपोज करो एक पार्टी ने 1000 रुपये देने थे, ए ने देने थे, लेकिन वो अपनी शर्त उसकी कंप्लीट नहीं हो तब भी उसने 1000 रुपये नहीं दिए, तो हम उसको स्यू नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वॉइड होता है किसकी नज़र में? कानून की नज़र में, ठीक है। अब देखिए, या फिर ए पार्टी ने, बी पार्टी ने, दोनों ने शर्त लगाई कि आज शाम 2 बजे तक रेन आएगी, बारिश आएगी, ठीक है। और उन्होंने, ए ने भी 1000 रुपये सी को पकड़ा दिए, बी ने भी 1000 रुपये सी को पकड़ा दिए, और उन्होंने ये बोला कि तुम ये पैसे 2000 रुपये जीतने वाले को दोगे, ठीक है। ये अकरेंस और नॉन अकरेंस बेस पर, ठीक है। अब 2 बज गए, बारिश आई या नहीं आई? आई तो भी एक बंदे को जाना था पैसे 2000 रुपये, नहीं आती तब भी एक बंदे को वो ए को जाना था, बी को जाना था, किसी दोनों में से किसी एक को जाना था, लेकिन सी ने मना कर दिया। सी ने अब 2000 रुपये अपने आंटी में डाल ली उसने, और उसने नहीं दिए किसी को पैसे। तो अब हम जो ए और बी है वो केस नहीं कर सकता सी के ऊपर कि भाई इसने, हमने शर्त लगाई थी 1000 रुपये इसने दिए, 1000 रुपये इसने दिए थे, लेकिन इसने वापस नहीं लौटाए हमारे पैसे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, और जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है वो वॉइड नहीं होता, यानी कानून के नज़र में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखिए। द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी वेजरी एग्रीमेंट एंड एज सच आर नॉट वॉइड बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, होते सेम वेजरी एग्रीमेंट जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे। हमने बोला कि वेजरी एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो कानून की नज़र में वैलिड हैं। देखो कौन कौन से हैं। हॉर्स रेस, अब देखिए, घोड़ेबाजी होती है ना, मतलब घोड़े दौड़ाते हैं, भाई ये घोड़ा जीतेगा तो हम इतने रुपए दिए जाएंगे, ये घोड़ा हारेगा तो इतने, जो भी है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट इज दैट ऑल्दो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू हॉर्स रेसिंग हैव द इंग्रेडिएंट ऑफ वेजर, सारे इसके अंदर जो इस रेस के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वेजर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके वाले हैं, वेजर एग्रीमेंट वाले, लेकिन फिर भी दे आर डीम टू बी वैलिडिंग, फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे इन सर्टेन सिचुएशंस। बट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू हॉर्स रेसिंग दैट हैव बीन लिस्टेड इन सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड आर नॉट वैलिड एग्रीमेंट। लेकिन जो सेक्शन 294A के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर उसके अंदर वो प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं तो वो नॉट वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन देखो, कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व डिलीवरिंग एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड ऑल एग्रीमेंट रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज आर वैलिड। देखो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और रिसीट ऑफ गुड्स होगी। ये डिलीवरी हुई, इसकी रिसीट आई, ठीक है, मतलब इतनी प्रोडक्ट्स हमने डिलीवर करे और उसके रिटर्न में इतने पैसे आए, ये सारी चीज़ कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ये क्या है? वैलिड है, ये वॉइड नहीं है, ठीक है। But if the parties have decided that there will be no actual delivery or receipt of goods, but money will change hands depending upon the price of the goods at a future date, such agreement will be deemed to be a wagering agreement. लेकिन अगर पार्टीज ने डिसाइड किया है कि कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, एक्चुअल रिसिप्ट नहीं होगी, बट मनी विल चेंज हैंड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड्स की प्राइस के बेस पर जो मनी चेंज होती रहेगी आपस में फ्यूचर डेट पे, सच एग्रीमेंट, उसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे। ए वेजरिंग एग्रीमेंट इज executed only by exchange of difference in price of the goods, whereas commercial deals comprises the delivery and receipt of the goods। देखो कमर्शियल वेजरिंग एग्रीमेंट ये हो गया, मतलब रियल में ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसे आ रहे हैं इधर उधर, ठीक है। हमने किसी की गुड्स किसी को बेच दी, आगे हमने अभी हमारे पर ना हमने आई है ना हमारे पास कुछ आया, मतलब ना कोई डिलीवरी आई हमने ली ना उसके लिए पैसे भुगताए, तो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है कि हमने डिलीवरी रिसीव करी उसके लिए रिसीट दी, वो तो हो गया वैलिड, ठीक है। लेकिन ना हमने कोई डिलीवरी ली ना ही हमने कोई रिसीट काटी, हमने बस किसी की चीज़ें किधर इधर और को सरका रहे हैं और उसके पे पैसे कमा रहे हैं, तो वो वेजरी एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। हाँ जी, आगे आ गया स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव क्या होता है? सट्टेबाजी, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट डीम्ड टू बी वेजर्स बिकॉज द पार्टीज टू अ ट्रांजेक्शन कैन बी बाउंड टू डिलीवर और रिसीव द गुड्स इन फ्यूचर सिचुएशन। देखो जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती हैं
वो उसको वेजर नहीं माना जाएगा। हमें वेजर ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते, वेजर एग्रीमेंट नहीं मान सकते, बिकॉज द पार्टीज टू ए ट्रांजेक्शन कैन बी बाउंड टू डिलीवर और रिसीव द गुड्स इन फ्यूचर, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको डिलीवर बाउंड नहीं होती कि वो एक गुड्स रिसीव जो या तो डिलीवर करे या रिसीव करे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल 50 क्विंटल राइस एट 1000 per quintal. The delivery and receipt to be given and टेकन आफ्टर 1 month। जो डिलीवरी होगी और जो रिसीट होगी वो 1 month के बाद होगी। इफ़ द पार्टी इंटेंड टू डिलीवर एंड रिसीव द राइस इज द लीगल एंड वैलिड। अगर पार्टीज़ ने ये जो डिलीवरी और रिसीट है अपनी इंटेंशन से ये चीज़ करी है तो ये वैलिड होगी, ठीक है। बट इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू गिव और टेक द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द राइस बिटवीन टुडे एंड द मंथ लेटर, द एग्रीमेंट इज अ वेजर। लेकिन अगर देखो इसने बोल दिया कि भाई 50 क्विंटल राइस होगा, 1 क्विंटल का प्राइस 1000 रुपये होगा, लेकिन उस टाइम पे तो और 1 महीने बाद ही होगी। लेकिन अगर ये इंटेंशन होगी पार्टीज़ की कि ये जो गिव एंड टेक होगा ये डिफरेंस के बेस पे होगा कि आज का जो प्राइस है वो ये वाला सेम नहीं होगा 1000 रुपये, अगर क्वांटिटी भी डिफरेंस हो सकती है और प्राइस भी डिफरेंस हो सकता है जो एक मंथ बाद आएगा, तो जो एग्रीमेंट होगा वेजर कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वेदर द एग्रीमेंट इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। सो ये सारा कुछ इसके हाथ में आ जाता है कि इसको आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन बनाओगे और वेजरी एग्रीमेंट बनाओगे, दोनों चीज़ें। कि अगर वो 1 मंथ बाद देना है, जो पैसे बताए हुए हैं 50 क्विंटल राइस बेचनी है और 1000 रुपये के बेस पे बेचनी है, तो वो हो जाएगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और अगर वो अपने हिसाब से बेचेगा तो हो गया वेजरी एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो दोनों पार्टी के हाथ में होता है। अगर तेजी मंदी ट्रांजेक्शन, तेजी मंदी ट्रांजेक्शन क्या कहता है? Such transactions are also referred as an option dealing or put and call option. Option dealing, put or call option, or pure and simple speculation and imply a right to buy or sell certain goods at a certain price by a certain date. Speculation base पे हो गया कि right उसके बंदर के पास है कब खरीदना है, कितने प्राइस पे खरीदना है और किस दिन खरीदना है, certain date। Such agreements are valid, ये वैलिड होते हैं एंड आर नॉट डीम्ड टू बी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं माने जाते। इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू डिलीवर एंड रिसीव द गुड्स, अगर इंटेंशन है पार्टीज की डिलीवरी और रिसीव ऑफ द गुड्स, तो ये सारे क्या माने जाएंगे? कमर्शियल ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। बट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू एक्सचेंज द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर डिफरेंस करना चाहता है वो सेम प्राइस से आगे, तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट माने जाएंगे, वेजर बन जाएगा वो। तो ऑन द presumptions that goods are going to be delivered and received, such agreements are not deemed to be wagering agreement। अगर ये हमने presumption मानी गई है कि goods डिलीवर होंगे और रिसीव होंगे, तो रियल में गुड्स डिलीवर होगी, पैसे रिसीव होंगे उसके लिए, तो वो क्या वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माने जाएंगे, वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। चिट फंड, अ चिट फंड इज नॉट डीम्ड टू बी ए लॉटरी, चिट फंड को हम लॉटरी नहीं मानेंगे, विच मीन्स दैट चिट फंड एग्रीमेंट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। देखो लॉटरी एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन जो चिट फंड है उसको हम कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं मानते। क्रॉसवर्ड कंपटीशन, क्रॉसवर्ड कंपटीशन क्या होता है? वो क्रॉसवर्ड फिलअप करना होता है, कंपटीशन होता है, तो इसको भी वेजरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्रॉसवर्ड कंपटीशन वॉज स्किल फॉर अ करेक्ट सॉल्यूशन, स्किल्स मानी जाती है वेयर द सॉल्वर ऑफ द क्रॉसवर्ड नीड्स टू फिल द राइट्स वर्ड्स इन द रेलेवेंट रोज एंड कॉलम्स, बट इफ द प्राइस ऑफ क्रॉसवर्ड कंपटीशन डिपेंड ऑन द कंपटीशन एंट्री corresponding to a prepared solution with the sponsor of the crossword or the editor of the newspaper's magazine, then it becomes a lottery or a wagering agreement। तब इसको lottery और wagering agreement माना जाएगा। According to Prize Competition Act on 1955, prize competition in the games of skills are not wager provided the amount of prize does not exceed 1000 rupees। देखिए अगर हम कंपटीशन एक्ट की, प्राइज कंपटीशन एक्ट की बात माने 1955 की जो बना था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्राइज कंपटीशन इन कोई स्किल्स की गेम है जो अपने दिमाग से लगा के हमने कोई गेम जीती है और उसका जो प्राइस है 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो उसको हम क्या माने जाएंगे? नॉर्मल मानेंगे, उसको वेजरिंग एक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एक
1,000 रुपये से ज़्यादा है उसका प्राइस, तो उसको हम वेजरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉसवर्ड जिसने बनाया है, उसको सॉल्व किया है, आगे उसको मतलब स्पॉन्सर किया है, उसको एडिटर न्यूज़पेपर में डाला गया है, जो भी है वो सब चीज़ वेजरी एग्रीमेंट के अंदर माना जाएगा। अगर 1,000 से कम होगी उसका प्राइस तो वो नॉर्मल होगा, वेजरी मतलब वैलिड होगा, और अगर वो 1,000 से ज़्यादा का प्राइस होगा, बहुत महंगा होगा, तो वो क्या होगा, वेजरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब आगे लॉटरी की बात। According to the Indian Penal Code, a lottery is not only a wagering contract and as such void, it is also illegal। देखो वैसे लॉटरी इलीगल है, ए लॉटरी इज अ टोटली ए गेम ऑफ चांस है, ठीक है भाई, चांस है कि आई या ना आई, एंड द आउटकम डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ इवेंट्स विच आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे इवेंट्स पर बेस्ड है इसका जो आउटकम, कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। देयरफॉर लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। लॉटरी क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, एंड एज सच इज वॉइड, इसलिए प्रकार ये वॉइड हो गया क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट है। इफ द गवर्नमेंट परमिट्स द होल्डिंग ऑफ लॉटरी, द ओनली इफेक्ट ऑन सच प्रोविजंस दैट द persons conducting the lottery will not be punishable by law। in other words, lottery is a wager and is such void as such। देखो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है तो ठीक है, लेकिन वैसे तो क्या है, लॉटरी क्या है, गेम ऑफ चांस है, और ये void मानी जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। A contract of insurance has a superficial resemblance to a wagering agreement because the insured party has an assured interest in the subject matter of the agreement। ये जो contract insurance का है वो superficial resemblance to a wagering agreement, मतलब कि wagering agreement की resemblance है सेम उसमें भी, ठीक है, कि ये मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये बंदा अगर डेथ हो जाती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, नहीं होती तो नहीं मिलेगा, अनसर्टेन है, ठीक है। रिजेंबलेंस है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसा सेम लग रहा है ना ये, बिकॉज द इंश्योर्ड पार्टी हैज़ एन इंश्योर्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट। अश्योर्ड इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि ये बंदा अगर डेथ हुई तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुई तो नहीं मिलेंगे। A contract of insurance except life insurance is a contract of indemnity। एक इंडेमनीफायर है, ठीक है, इसमें इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंश्योर्ड हैज़ अ राइट टू क्लेम द डैमेज फ्रॉम द इंश्योरेंस। इंश्योर्ड पर्सन को राइट है कि जो भी डैमेज हुआ है वो इंश्योरर से ले, लाइक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स अ राइट टू इंश्योर टू बी रीएम्बर्समेंट ऑफ द डैमेज कास्ड बाय फायर। फायर इंश्योरेंस करवाया था अगर हमने, तो फायर से जो भी अगर हमारा माल जल गया तो वो इंश्योरेंस से क्लेम हो जाएगा हमारे को। एंड इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, वेयर एज द वेजरिंग एग्रीमेंट इज गेम्बल। देखिए इंश्योरेंस जो है एग्रीमेंट है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन होगी तभी जाके हम उसे रिस्क इन्वॉल्व बता सकते हैं, लेकिन जब वेजरिंग एग्रीमेंट होगा वो एक तरह से गैम्बल है प्रॉपर तरीके से। अब है कुछ ऐसे हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट करना